हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करूंगा एसएच केलकर के लेटेस्ट रिजल्ट के बारे में। तो FY22 क्वार्टर वन का जो है रिजल्ट आया है और जब पिछली बार हमने बात करी थी लगभग 7-8 महीने पहले, उससे जो है काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो ओवरऑल थीसिस में क्या चेंज आया है उस बारे में बात करेंगे। तो मैंने एसएच केलकर के ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसमें मैंने पूरी की पूरी इंडस्ट्री, उस कंपनी के बारे में और पूरी की पूरी बिजनेस मॉडल के बारे में काफ़ी अच्छी डिटेल में समझाया है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है उसका लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं उस वीडियो के बाद जो जो की इवेंट्स हुए हैं और वो थीसिस किस तरीके से चेंज हुई है। तो थीसिस में चेंज देखने के लिए हम दो चीज़ों की बात करेंगे। पहले बात करेंगे नंबर्स की और फिर बात करेंगे नरेटिव की। तो नंबर्स में हमें ईयर ऑन ईयर नंबर्स देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर ऑब्वियसली लॉकडाउन था तो बहुत ही ज़्यादा खराब नंबर्स थे। इस बार अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे वो ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा। पिछली बार जो रेवेन्यू था वो 397 करोड़ का था, जो कि अब 356 करोड़ का रह गया है। और जो मेन रीजनिंग आई है वो आई है कि थोड़े टाइम के लिए लॉकडाउन लगा था, इस वजह से जो है रेवेन्यू में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है, विच इज एक्सेप्टेबल। अब बात करते हैं मार्जिन की। तो जैसा मैंने ओरिजिनल थीसिस में बताया था कि ये जो कंपनी है उसके पास इतनी जल्दी जो है इतनी ज़्यादा प्राइसिंग पावर नहीं है, और अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन होता है, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन होता है, तो इतनी जल्दी पास ऑन नहीं कर पाते हैं। ऐसा हमें हिस्ट्री में भी, यानी कि पहले भी ऐसा देखने को मिला है। तो काफ़ी बार इनका जो मार्जिन रहते हैं वो डिक्लाइन हो जाते हैं। ऐसा ही हमें इस क्वार्टर में देखने को मिला। जो ऑपरेटिंग मार्जिन थे वो 17-18% के हुआ करते थे, जो कि अब लगभग 12% के रह गए हैं। और मेन रीज़न है रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन। जैसा आपको पता है कि ऑलमोस्ट सभी चीज़ों में जो है आजकल इन्फ्लेशन हो रहा है और काफ़ी सारी कंपनीज को इम्पैक्ट कर रहा है। अब इससे जो है हमारी जो थीसिस है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि हाँ, इस कंपनी के पास इतनी ज़्यादा पास करने की क्षमता नहीं है अगर रॉ मटेरियल का इन्फ्लेशन आता है। तो तीसरा जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो है डेट का। डेट जो है पिछले क्वार्टर के कंपैरेटिवली जो है लगभग 6 करोड़ इंक्रीज करा है, लगभग 384 करोड़ का डेट हो गया है इस क्वार्टर के एंड में। अब ये जो है मैनेजमेंट की थीसिस के एंटी जा रहा है। आपको याद होगा जब मैंने ओरिजिनल वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि मैनेजमेंट ने कहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में जो है डिक्लाइन होगा डेट, लेकिन हालांकि 3 क्वार्टर निकल चुके हैं तब से और डेट अभी भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड में नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट जो नंबर है वो है फाइनल नंबर, यानी कि नेट प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट में आपको एक्चुअली जंप नजर आएगा फ्रॉम 40 करोड़ इन द प्रीवियस क्वार्टर। मैं ईयर ओवर ईयर नहीं कंपेयर करूंगा क्योंकि कोई पॉइंट ही नहीं है। लास्ट ईयर एक कोविड अफेक्टेड ईयर था, तो लास्ट क्वार्टर में जो है लगभग 40 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि इस क्वार्टर में 81 करोड़ का हो गया है। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि रेवेन्यू जो है डिक्लाइन हुआ है, ऑपरेटिंग मार्जिन डिक्लाइन हुए हैं और डेप्रिसिएशन थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, तो फिर नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है। अब वो जो है बेसिकली टैक्सेस की वजह से बढ़ा है। इन्होंने एक्चुअली अपने लास्ट ईयर में जो है कुछ ये मान के कि भाई इन्होंने कुछ टैक्स जमा करा था और ये माना था कि कुछ गवर्नमेंट के ऊपर केस चल रहा था इनका गवर्नमेंट के साथ, और ये केस एक्चुअली जीत गए हैं। तो जो टैक्स इन्होंने भरा हुआ था वो एक्चुअली रिवर्स हो गया है। इन्होंने ये मान के प्रोविजंस लिए थे लास्ट ईयर, जो कि इन्होंने रिवर्स कर दिए हैं। तो अगर मैं एक्चुअल नेट प्रॉफिट मानूं इस टैक्स वाली चीज को हटा के, तो फ्रॉम 40 करोड़ सिर्फ 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट रह गया है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, जो कि हमें आर्टिफिशियली 81 करोड़ नजर आ रहा है, क्योंकि वो जो टैक्स लाइबिलिटी थी वो रिवर्स हुई है। अब ये तो बात हो गई नंबर्स की। अब मैंने इनकी कॉन्फ कॉल भी अटेंड करी है, तो मैं अब आपको बताता हूँ एक हाई लेवल नरेटिव। तो मैंने इनकी रिसेंट कॉन्फ कॉल अटेंड करी थी और मुझे जो कुछ की पॉइंट्स मतलब समझ आए, जो कि इस नंबर्स को की रीजनिंग बताते हैं और साथ साथ फ्यूचर की गाइडेंस के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। तो सबसे पहले तो रेवेन्यू डाउन क्यों हुआ वो तो मैं नरेटिव ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑपरेटिंग मार्जिन क्यों डाउन हुए वो भी मैं नरेटिव बता चुका हूँ, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से। तो कॉन्फ कॉल में भी मैनेजमेंट ने यही बताया। अब जब लास्ट वीडियो मैंने बताई थी और इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, वो है मैनेजमेंट की प्लेजिंग का। तो मैनेजमेंट ने ओवरऑल जो कंपनी है उसकी 6% जो होल्डिंग है वो प्लेज्ड जो है नजर आती है अगर आप देखेंगे तो। अब इस कॉन्फ कॉल में मैनेजमेंट ने बताया कि जो रीजन है वो प्लेज का वो ये है कि इस बार इन्होंने जो है डिविडेंड्स नहीं बांटे, तो जो इनके फैमिली मेंबर्स हैं उनके डेली एक्सपेंसेस के लिए कुछ हाउस खरीदना था, इस टाइप के एक्सपेंसेस के लिए जो है इन्होंने प्लेज करके जो है डेट लिया हुआ है। और कुछ पर्टिकुलर रीजन नहीं है उसके पीछे, यानी कोई दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट या इस तरीके का कोई रीजन नहीं है। बेसिकली अपने नॉर्मल एक्सपेंसेस के लिए किया है और सिर्फ 5 करोड़ का लोन लिया है, और उस वजह से जो है इन्होंने
प्लेज किया है और इतनी जल्दी वो प्लेज हटने वाली भी नहीं है, ऐसा इस कॉन्फ कॉल में उन्होंने बताया। कंपनी की जो गाइडेंस थी लगभग 18-19% के मार्जिन की, एबिटा मार्जिन की, वो अभी भी इंटैक्ट है। और किसी ने उनसे पूछा था कि इस बार सिर्फ 12% का मार्जिन आया है, तो आगे जाके क्या आपका मार्जिन इंक्रीज होगा जो आपकी गाइडेंस इंटैक्ट है? तो मैनेजमेंट ने कहा हाँ, उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। अब मैं अपना कंक्लूजन देता हूं कि मुझे कॉन्फ कॉल सुन के क्या समझ में आया। तो मैंने पहले भी मैनेजमेंट की काफ़ी सारी कॉन्फ कॉल सुनी हैं और मैनेजमेंट का जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया वो ये कि वो वॉक द टॉक नहीं करते हैं। वो एक क्वार्टर में कहते हैं कि हम डेट कम करेंगे, लेकिन एक्चुअली में वो नहीं करते हैं। इसी तरीके से वो बोलते हैं कि हम अब और कोई एक्विजिशन नहीं करेंगे। ऐसा उन्होंने पिछले आई थिंक तीसरी जो ऐसा उन्होंने जो है 3 जो कॉन्फ कॉल हैं उससे पहले जो कॉन्फ कॉल हुई थी उसमें बोला था कि हम और कोई एक्विजिशन नहीं करेंगे, लेकिन एक एक्चुअली में एक एक्विजिशन हुआ। हालांकि उसके लिए मैं उतना ज़्यादा उनको नहीं ब्लेम करता, मे बी उन्हें कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आई होगी। बट इस बार उन्होंने कहा है कि गाइडेंस इंटैक्ट है, लगभग 18-19% मार्जिन अचीव करेंगे। हालांकि जितना मुझे लगता है वो एक्चुअली में नहीं अचीव कर पाएंगे। और मैंने ऐसा पहले भी देखा है कि काफ़ी बार वो काफ़ी चीज़ें कमिट कर देते हैं कि हाँ हम ऐसा करेंगे, लेकिन एक्चुअली करते नहीं हैं। तो ये जो मैनेजमेंट की क्वालिटी मुझे नज़र आ रही है वो है ओवर कमिट एंड अंडर डिलीवर। अब मुझे जो पर्टिकुलरली मैनेजमेंट पसंद है वो रहती हैं जो कि अंडर कमिट करते हैं और ओवर डिलीवर करते हैं। तो जब वो ओवर कमिट करते हैं तो वो गाइडेंस में बिल्ट इन हो जाता है और जितने भी एनालिस्ट होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उस तरीके से कंपनी को वैल्यू करने लगते हैं। और जब अंडर डिलीवर करते हैं तो एक्चुअली में स्टॉक क्रैश हो जाता है। जबकि जो वैसी कंपनीज होती हैं जो अंडर कमिट करती हैं और ओवर डिलीवर करती हैं तो वो पॉजिटिवली सरप्राइज करती हैं। मुझे उस तरीके की कंपनीज ज़्यादा पसंद है। तो अब बात कर लेता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर कंपनी में अपनी पोजीशन का क्या कर रहा हूँ। तो अगर आपने मेरी पोर्टफोलियो एलोकेशन स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि मैं किस तरीके से जो है बाइंग करता हूँ, क्या मेरे डिसीजन रहते हैं सेल करने के लिए, कैसे मैं एवरेज अप करता हूँ, कैसे मैं एवरेज डाउन करता हूँ, तो आपको पता होगा कि मेरा जो क्राइटेरिया रहता है वो ये रहता है कि जो थीसिस है, जो मैंने ओरिजिनल थीसिस बनाई है, अगर थीसिस के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं तो मैं एवरेज अप करता हूँ अगर वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है तो। वहीं अगर थीसिस जो है धीरे धीरे खराब हो रही है और ये थीसिस जो है फंडामेंटल थीसिस है, इसका स्टॉक प्राइस से बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है, तो जो है मैं एवरेज डाउन करता हूँ। यानी कि बेसिकली जो फ्लावर्स हैं उनको जो है मैं ब्लॉसम करने के लिए और पानी डालता हूँ और जो वीड्स हैं उन्हें रिमूव करता हूँ। तो इस पर्टिकुलर केस में भले ही वैल्यूएशन मुझे अभी भी रीजनेबल लग रही है, लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट इज नॉट वॉकिंग द टॉक, जैसी मेरी थीसिस थी उस हिसाब से नहीं चल रही है, डेट रिडक्शन नहीं हो रहा है, तो मैंने अपनी पोजीशन को डाउन साइज कर लिया है इस क्वार्टर में। और द मेन रीजन बीइंग कि मुझे कोई पर्सनल अटैचमेंट नहीं है कंपनी से, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। मैस्टेक, जो कि मैंने इसके ऊपर रिसेंटली एक एनालिसिस बनाया था, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस बनाया था, आप उसे देख सकते हैं। तो वो जो कंपनी है मुझे अभी ग्रोथ वाइज और हर चीज़ वाइज इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है, तो मैंने इसका स्टेक 50% रिड्यूस करके और उस पैसे को मैस्टेक में डिप्लॉय करा है आफ्टर टुडेज रिजल्ट। फाइनली आज के क्वार्टरली रिजल्ट के बाद जो है मैंने नई वैल्यूएशन कंप्यूट करी है। बेसिकली मैंने 2-3 चीज़ें चेंज करी हैं। एक, मैंने थोड़ा डेट जो है बेसिकली मैंने 2-3 चीज़ें चेंज करी हैं। एक ये कि जो ऑपरेटिंग मार्जिन मैंने अज्यूम करा था इन 2026 18% अज्यूम करा था, उसे मैंने डाउन करके 16% कर दिया है। और साथ साथ जो डेट रिडक्शन है, क्योंकि ऑन ट्रैक नहीं है तो मैंने और ज़्यादा कम डेट रिड्यूस करा है। तो ये सब चेंजेस होने के बाद अब जो एट अ करंट प्राइस जो मुझे कैगर रिटर्न नज़र आता है वो लगभग 9% का आता है। तो ऑब्वियसली मेरी बाइंग क्राइटेरिया के तो नीचे ही है, लेकिन क्योंकि थीसिस सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता, साथ साथ थीसिस भी प्ले आउट होनी चाहिए, और थीसिस उस हिसाब से प्ले आउट नहीं हो रही जैसे मैंने सोचा था। तो इस वजह से जो है मैं ऑब्वियसली नई बाइंग तो नहीं करूंगा और मैंने अपनी पोजीशन को रिड्यूस कर लिया है। आई वॉन्ट टू गिव इट वन मोर क्वार्टर। अगर अगले क्वार्टर तक भी जो है थीसिस नहीं प्ले आउट करेगी तो मैं इसे कंप्लीटली एग्जिट कर जाऊंगा अपनी पोजीशन को। लेट्स सी आगे जो है आपको क्वार्टरली अपडेट जब नेक्स्ट रिजल्ट आएगा तो फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।